Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of September 2025. 29 सितंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको वादा किया था, इस बार की कंटिन्यूटी अब ब्रेक नहीं होगी, तो वो मैं अपनी तरफ से पूरा करूंगा। आई विल नॉट ब्रेक द कंटिन्यूटी, आई विल कीप मेकिंग द वीडियोस। बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट एंड प्लीज़ डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और आपने जो अपने कमेंट्स करते हैं वो करते रहें। कोट्स जो आप लिख रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कोट्स लिख रहे हैं, है ना, तो प्लीज़ कीप डूइंग दैट। विकास दुबे, आव्या एंड इस तरीके के 3-4 नाम जैसे अब मेरे को आ गए हैं दिमाग में कि जो लोग लिख रहे हैं डेली, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के एनालिसिस को फ्रंट पेज से। फ्रंट पेज पे 2 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हम देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लद्दाख का 6th शेड्यूल में इंक्लूजन की बात की गई है। तो हालांकि मैंने पिछले 2-3 दिन में 3 बार ये चीज़ आपको बताई हुई है कि 6th शेड्यूल क्या है, क्यों लद्दाख चाहता है अपने आप को इंक्लूड कराना। एक बार फिर से देख लेते हैं। 6th शेड्यूल में आप सबको पता है, पहली चीज़ तो 4 स्टेट्स हैं, है ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स आर इंक्लूडेड अंडर द 6th शेड्यूल। तो असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दीज 4 नेम्स, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इसके अलावा 2 चीज़ें और पूछी जा सकती हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिलेटेड हैं, रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं। तो एक तो आर्टिकल 244 है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 244 याद रखना है, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी कि एडीसी और एआरसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई है, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल की बात की गई है आर्टिकल 244 में, ठीक है ना। देखो लिखा भी है, 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, दैट इज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और इनका लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रहता है विद इन द स्टेट। मैं आपको काम बताऊंगा क्या क्या काम करते हैं, पहले देख लीजिए। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो रहती हैं, दे हैव अप टू 30 मेंबर्स, 30 मेंबर होते हैं, एंड इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का रहता है। 30 मेंबर्स रहते हैं मैक्सिमम, और टेन्योर 5 साल का रहता है। एक एक्सेप्शन इसमें बोडोलैंड काउंसिल का है, जहाँ पे 39 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। नॉर्मली 30 मेंबर तक रहते हैं, लेकिन एक जो बोडोलैंड काउंसिल है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसमें 39 मेंबर्स है, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है ना। अब ये काम क्या करती है, तो ये बेसिकली रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं रिलेटेड टू लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर। गवर्नर अनाउंस करता है ये एडीसी के बारे में, ये भी आपको पता होगा। गवर्नर अनाउंस करता है कि हाँ आपको एडीसी का दर्जा दिया जाता है, नहीं दिया जाता, ठीक है ना। इसके अलावा लॉ, पुलिसिंग, सोशल कस्टम, मैरिज, डाइवोर्स, माइनिंग रिलेटेड, ये सारे भी एडीसीज ही देखते हैं, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा आर्टिकल 275 भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 275 का सेक्शन 1 है ना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्राइबल मैनेजमेंट एंड ऑल, तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। 4 स्टेट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसीलिए लद्दाख चूंकि मेजॉरिटरीली ये भी एक ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल यूनियन टेरिटरी है। पहले स्टेट था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर आता था पहले, बट अभी ये पूरा एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और इसमें डिमांड एक तो स्टेटहुड की चल रही है, लद्दाख की अलग से डिमांड चल रही है स्टेटहुड की, और दूसरी डिमांड चल रही है कि भाई इसको इसका जो मैनेजमेंट है वो एडीसी यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दे दिया जाए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज के, मैं आपको दिखाऊंगा, यू विल सी द लेवल, और जो हम डिस्कस करेंगे वो भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दैट इज द थिंग। दूसरा न्यूज़ देखो, मोटोक कम्युनिटी से रिलेटेड है। देखो लिखा है, मोटोक कम्युनिटी स्टेजेस मैसिव टॉर्च लाइट रैली इन असम डिमांडिंग स्टेट स्टेटस। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एक तो क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि मोटोक कम्युनिटी वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कम्युनिटी का नाम आपको दे दिया, मोटोक कम्युनिटी वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिटीज़ के नाम दे दिए और आपको मैच करा दिए स्टेट से, है ना, ये कौन से स्टेट में कम्युनिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। मोटो कम्युनिटी जो है वो असम की कम्युनिटी, याद रखिएगा, इट इज़ अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ असम, और दे आर डिमांडिंग द ट्राइबल स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस चाहते हैं, एंड अपने ऑटोनॉमस काउंसिल को भी वो अपग्रेड करवाना चाहते हैं, एंड दे वांट प्रोटेक्शन अंडर द 6th शेड्यूल फ्रेमवर्क, है ना। सो दीज आर द 2 डिमांड्स विच आर देयर। तो आप इनको याद रखिएगा। असम की कम्युनिटी है मोटोक कम्युनिटी, द नेम इज इम्पॉर्टेंट,
है ना। तो इस तरीके से 2-3 तरीके के जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए वो आ सकते हैं, याद रखिएगा। आपके लिए एक छोटा सा सवाल एक मैं कर देता हूँ, चलो इससे आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक बात बताइए कि आप जिस भी स्टेट के हैं, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये वीडियो, वहाँ पे कौन कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनके 2-3 नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के 2-3 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम अगर आप लिख सकें तो दैट विल बी गुड, है ना। तो डू दैट फ्रॉम योर एंड। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे कांग्रेस टू डिजिटाइज द आर्काइव्स ऑफ पार्टी रिकॉर्ड्स मैनिफेस्टो सेशन रिपोर्ट्स डेटिंग बैक टू 1885। आप सबको पता है कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, तो तब से लेकर के 1993 तक के पूरे जो रिकॉर्ड्स उनको डिजिटाइज करना, उनके रिकॉर्ड्स को, मैनिफेस्टोज को, सेशन रिपोर्ट्स को, इन सबको डिजिटाइज करने का काम कांग्रेस स्टार्ट करने वाली है। मैंने क्या किया कि इसमें आपको कुछ कांग्रेस सेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, देख लेते हैं वो भी मैंने जो अलग से लिखा है। जैसे कांग्रेस का पहला सेशन बॉम्बे 1885 में, उसके प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 72 लोग उसको अटेंड किए थे, 72 डेलीगेट्स थे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो 1917 के कलकत्ता सेशन की थी, एनी बेसेंट, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर पूछ ले तो 1925 कानपुर सेशन, सरोजनी नायडू, है ना, ये याद रखना है। फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट पूछ ले तो जॉर्ज यूल, स्कॉटिश व्यक्ति थे, 1901 1901 का कलकत्ता सेशन था। प्रेसिडेंट हु प्रिसाइडेड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, तीनों ने 3-3 बार किया। एंड नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द हिस्टोरिक सेशन ऑफ लाहौर 1929, जहाँ पे पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन हुआ। यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, 1923 दिल्ली सेशन एट द एज ऑफ 35। ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इसके थे दादा भाई नौरोजी, 1906 का सेशन 81 की एज में किया, स्वराज की डिमांड भी की थी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 मद्रास सेशन। एंड द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड वाइल इन जेल, तो ही वाज जवाहरलाल नेहरू, 1936 लखनऊ सेशन, ठीक है ना। कांग्रेस का स्प्लिट जो हुआ था मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट में, वो 1907 सूरत सेशन था। तो दैट दीज आर द फैक्ट्स। एंड महात्मा गांधी, एकमात्र जो सेशन महात्मा गांधी ने हेड किया है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, वो मैं अलग से लिख देता हूँ। 1924 का बेलगांव सेशन वाज देयर, जिसको कि हेड किया था मोहनदास करमचंद्र गांधी ने, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। एस्ट्रोसैट, इंडियाज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी, कंप्लीट्स अ डिकेड अमंग द स्टार्स। तो इंडिया की पहली डेडिकेटेड स्पेस जो स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है, उसका नाम था एस्ट्रोसैट, उसने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब ये रिलीज़ किया गया था 28 सितंबर 2015 को, तो उसका जो टाइम पीरियड था 5 साल का था, बट इट इज़ स्टिल वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स, याद रखिएगा। मिशन की लेंथ थी 5 ईयर्स पहले, तो याद रखिएगा। इसमें 5 मेजर पेलोड थे जो गए थे, 5 मेजर पेलोड्स। अब 2-3 और इसमें की टर्म्स है जो कि आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो याद रखना है कि ये मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। क्या है? मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ठीक है ना। कौन कौन सी वेवलेंथ्स में काम करता है, याद रखें। देखो लगा, पहली मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी थी, एंड इसने स्टडी किया है ब्लैक होल से लेकर के न्यूट्रॉन स्टार से प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि नियरेस्ट स्टार है ना, ये सारी चीज़ें भी इसने स्टडी की है। तो दीज आर सम ऑफ द स्टडीज़ विच इट हैज़ डन। इसके अलावा पेलोड्स की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोसैट जो है, देखो कौन कौन से मल्टी वेवलेंथ बोल रहे हैं, तो कौन कौन सी वेवलेंथ में स्टडी करता है, तो विजिबल, अल्ट्रावायलेट, लो, हाई एनर्जी, एक्सरे रीजन्स, इन सब में स्टडी कर रहा था ये स्पेस को। और इसके जो पेलोड्स थे, वो पेलोड्स अगर आप देखें तो ये देखो लिखा हुआ है UVIT यानी कि अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, LAXPC लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, देन CZTI कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर, देन सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप SXT एंड द स्कैनिंग स्काई मॉनिटर SSM। तो ये इसके पेलोड्स थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। क्लस्टरिंग मेज प्लांट टुगेदर कैन इम्प्रूव देयर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे बात चल रही है इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाया जाए मेज प्लांट में। तो यहाँ पे पहले आपको बता दूँ, मेज की थोड़ा सा हिस्ट्री दी गई है कि 9000 साल पहले इसको इसका साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज इसका होता है। एंड ओरिजिन इसका अगर हम देखें तो इट्स यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सेकेंड में इसको रिमूव कर, एक वर्ड है, हाँ,
टियोसिंटे, देखो लिखा है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टियोसिंटे विच इज़ अ वाइल्ड ग्रास डोमेस्टिकेटेड इन मीजो अमेरिका ओवर 9000 ईयर्स अगो। ये आप लाइन ज़रूर याद रखिएगा, टियोसिंटे वहाँ से ओरिजिनेट इसका हुआ था 9000 साल पहले इन द मीजो अमेरिकन रीजन, ठीक है ना। एंड फिर धीरे धीरे इसका एवोल्यूशन हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेजेंटली जो फॉर्म है वो इवॉल्व्ड फॉर्म है थोड़ा इसका। एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली ग्रोन ग्रेन, है ना, वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली ग्रोन ग्रेन है ये। एंड इट हैज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स एज वेल, क्योंकि आप सबको पता है कि ना केवल ये फूड मटेरियल है, इसके अलावा ये एनिमल फीड भी है, इसके अलावा ये बायोफ्यूल भी है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ रॉ मटेरियल फॉर काउंटलेस नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ये रॉ मटेरियल भी है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। अब देखो यहाँ पे इस न्यूज़ आर्टिकल में एक बहुत अच्छी चीज़ आई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस न्यूज़ में एक मैकेनिज्म बताया गया कि प्लांट्स किस तरीके से अपने डेंजर को देखते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वो थोड़ा आपको बता दूँ। तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने रिसर्च किया था और उन्होंने डिस्कवर किया लिनालूल। लिनालूल याद रखेगा, LINALOOL, लिनालूल। इट्स अ प्लांट कम्युनिकेशन सिग्नल, ठीक है ना, याद रखेगा। लिनालूल इज अ प्लांट कम्युनिकेशन सिग्नल। और उन्होंने स्टडी किया है कि लिनालूल जो होता है एक वोलाटाइल कंपाउंड होता है विद फ्लोरल और वुडी सेंट। तो इट्स अ वोलाटाइल कंपाउंड विद फ्लोरल और वुडी सेंट। एंड दे फाउंड दैट यहाँ पे जैसे जब व्हेन मेज इज अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स प्लांट रिलीजेज लिनालूल, नेबरिंग प्लांट कैन डिटेक्ट इट, ठीक है ना। तो जैसे एक में अगर अटैक हुआ तो वो लिनालूल रिलीज करेगा, और जैसे वो लिनालूल रिलीज करेगा तो नेबरिंग जो प्लांट है वो इसको डिटेक्ट कर लेता है और अपने जो डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज हैं वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत सारे जब प्लांट के मेज़ के प्लांट एक साथ आप उगाओगे ना तो ये जो डिफेंस है लिनालूल वाला वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लिनालूल का जो एक्सपोजर है इट एक्टिवेट्स द जेस्मनेट सिग्नलिंग इन द रूट्स, और फिर रूट्स में फिर वो HDMBOA एक डिफेंसिव मेटाबोलाइट होता है वो रिलीज़ करते हैं सॉइल में, ठीक है ना। तो HDMBOA एक डिफेंसिव मेटाबोलाइट है जो कि सॉइल में रिलीज़ होता है फिर प्लांट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपको नहीं याद रखना है, बट लिनालूल एक आप याद रख सकते हैं टर्म जो है इसमें, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ था मेज़ का, लियोसिंटे, है ना, तो वो आप याद रखिएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल। आगे मूव करते हैं। एंड एंगल्स पॉज इन एन AI शेप्ड वर्ड, ये भी बहुत अच्छा टर्म है। एंगल्स पॉज ये एक टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है, याद रखेगा। दिस टर्म इज डेवलप्ड इन इंग्लैंड, ये ब्रिटेन में डेवलप हुआ 19th सेंचुरी में। देखो लिखा है द टर्म इज़ अ पैराडॉक्स, ये एक पैराडॉक्स को डिफरेंट वो करता है, मतलब बताता है। और ये डेवलप हुआ था ब्रिटेन में, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत बढ़ गया था। तो उस समय की बात है कि देखो जब इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत बढ़ा, कंट्री में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो वर्कर्स इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए काम कर रहे थे उनके वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। तो दैट इज़ द पैराडॉक्स, जो कि पैराडॉक्स मैं बता रहा था ना, पैराडॉक्स है, तो उसी को हम एंगल्स पॉज बोलते हैं। मतलब कि एक तरफ कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो लिखा है इट वॉज फर्स्ट कॉल्ड बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट एलन इन अ सेमिनल पेपर, है ना, आफ्टर फ्रेडरिक एंगल्स द जर्मन फिलोसफर, है ना। तो फ्रेडरिक एंगल्स ने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी और इसको टर्म किया गया था रॉबर्ट एलन द्वारा, जो ऑक्सफोर्ड के इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। एंगल्स पॉज बोलते हैं उसको। ये एक पैराडॉक्स है जिसमें कि ग्रोथ होती है लेकिन जो वेजेस हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका बेनिफिट नहीं होता। वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही कि AI शेप्ड वर्ड में भी यही हमको कुछ देखने को मिलेगा। विल सी दिस टाइप ऑफ थिंग इन दिस AI वर्ड एज वेल, क्योंकि AI जो है हालांकि कुछ सेक्टर को एनरिच करेगा और एफिशिएंसी बढ़ाएगा, लेकिन जो वर्कर्स की जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें जो लोग इसमें एक्चुअल काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, नहीं हो रहा भी है ना। तो दिस कि अगर आप देखें ना तो आप उसका यूज़ तो कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन आपका खुद का क्या डेवलपमेंट हो रहा है जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, आपका खुद का क्या वेज बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी गेन हो रही है लेकिन स्टैग्नेंट वेजेस हैं। तो दिस इज़ व्हाट द एंगल्स पॉजेस, और यही AI ड्रिवन वर्ड में भी हो रहा है ना।
ऑथर का ये भी कहना है कि देखो एआई ड्रिवन वर्ल्ड में अगर आपकी मान लो हो भी रही है तो उतना आप एआई की स्किल जनरेट करने में पैसा लगा दोगे, जितना आपकी ग्रोथ होगी उतना पैसा आप कहीं और लगा दोगे। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है। दिस इज़ व्हाट दी ऑथर इज सेइंग, ठीक है ना। और आप वर्कर्स को क्या, ऑब्वियस सी बात है, वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर्टिफिकेशन में, कोडिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन है बेसिकली, इट इज़ एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन। ऑथर ने इसका सजेशन क्या दिया है, क्या करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई रीस्किलिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते रहें, स्किल ट्रांजिशन, देन एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल, एआई यूनिवर्सिटीज़ आप बनाओ, रीडिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब कि रोबोट आप बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम, फिलंथ्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आप करो, एंड पब्लिक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो ताकि लोगों को घर से खर्चा कम हो, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। एंड जो उनका वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, स्कीम्स हैं, उनके अंदर उनको इनरोल करो, उनको बेनिफिट दो। वॉट एन एम्प्टी प्लेट ऑफ फूड शुड सिम्बोलाइज, यहाँ पे बात चल रही है सितंबर 29 की, जो कि वर्ल्ड ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये आज 29 सितंबर को है। इंडिया जो है बहुत बड़ा फूड प्रोड्यूसर भी है, इसलिए यहाँ पे फूड वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ होता है कि भाई फूड वेस्टेज नहीं होना चाहिए। न केवल इससे सोशल लॉस होता है कि लोगों को खाना नहीं मिलता, हंगर है जहाँ एक और ये सारी चीज़ें हैं, वहीं पे दूसरी ओर हमारे इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। अगर आप इकोनॉमिक लॉस की बात करो तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक लॉस है। न केवल इकोनॉमिक लॉस और सोशल लॉस है, बल्कि इसके अलावा एक और लॉस इसमें इंक्लूड किया गया है, वो है इन्वायरमेंटल लॉस, क्योंकि ये लगभग 10 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के बराबर जो है जो पैडी आप सीरियल्स लॉस करते हो, तो इतना ज़्यादा आप कार्बन इक्विवेलेंट भी लूज कर रहे हो। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल अगर आपको लग रहा है तो। यहाँ पे चाइना ने देखो 625 मीटर टॉल वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बना दिया है ना। चाइना ने वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बनाया, 625 मीटर एबव द रिवर है। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बोलते हैं इसका, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा 565 मीटर का दूसरा बीपनजियांग ब्रिज था, वो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है, वो भी चाइना में, बीपनजियांग है ना, हुआजियांग और बीपनजियांग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नाटो के बारे में यहाँ मेंशन्ड है, तो नाटो के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। नाटो का फॉर्मेशन आप सबको पता है वाशिंगटन ट्रीटी के तहत 1949 में हुआ। प्रेजेंटली इसमें 32 मेंबर हैं। मैं आपको सारी कंट्रीज़ के नाम बता दूं। प्रेजेंटली 32 मेंबर्स में अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक यानी कि डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग। ये लातविया लिथुआनिया जो है ये आपका बाल्टिक नेशंस भी हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ के पास नॉर्वे, फिनलैंड, लाटविया ये सब आते हैं। मॉन्टीनीग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। रिसेंट आपको पता है फिनलैंड एंड स्वीडन, दीज आर द 2 मेंबर्स न्यू, 32 मेंबर्स टोटल। नाटो आप सबको पता है कि एक कंट्री पे अगर आप अटैक करते हैं तो सारी कंट्री पे अटैक बना जाता है। वॉशिंगटन ट्रीटी का आर्टिकल 5 जो है ना, ये आज तक केवल एक बार इन्वोक हुआ है, वो है 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक था यूनाइटेड स्टेट्स पे 2001 में, उसके बाद इन्वोक हुआ था। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, आप सबको पता है HPV जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इट्स अ कॉमन वायरस दैट कैन कॉज कैंसर। एंड कैसे कैसे कैंसर हैं, तो इसमें सर्वाइकल कैंसर जो विमेन में मोस्ट प्रिवेलेंट है, इसके अलावा पीनिस कैंसर और आपका एनस कैंसर भी ये क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, सेक्शुअल, ओरल एंड इसके अलावा मतलब बॉडीली टच, ये सारी चीज़ें, मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ऑल दीज आर द रीजंस फॉर दिस। एंड ये आप वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, याद रखिएगा, इट्स अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़, सो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली इंडिया वॉन, जो मेरा डर था उसमें एक डर सही हुआ, जिसमें अभिषेक शर्मा को मैंने बोला था कि नहीं चलेगा ज़्यादा, वो सही था, लेकिन इंडिया जीत गई। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन दी एंड। तिलक वर्मा, व्हाट एन इनिंग, हैट्स ऑफ यार, बहुत बेहतरीन मैच था एंड इट वॉज अ वर्थ इट टू वॉच। सो आई होप आप लोगों ने देखा होगा। दैट इज़ इट फॉर द डे। यहाँ पे मनहास को BCCI का चीफ, मिथुन मनहास को BCCI का चीफ इलेक्ट कर लिया गया है।
ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था. तो दैट इज इट. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.